नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 10-12 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, इसलिए इस पर अच्छी तरह से पकड़ बनाकर चलिए। और मैंने इससे संबंधित कई पार्टों की सीरीज बनाई है। ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हमारी दूसरे चैनल पर चल रही है, उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने 75 तक लिया था, 76 है। यह नरम ऊतक की चोट है। तो इसमें से नरम ऊतक की जो चोट हैं यानी सॉफ्ट टिश्यू की चोट जो इंजरी हैं वो हैं रगड़ है, मोच है और खिंचाव है। ये सभी हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोच, खिंचाव और कंदरा की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? तो मोच, खिंचाव और कंदरा की जो चोटें हैं ये नरम ऊतक की चोट कहलाती हैं और ये मांसपेशी, लिगामेंट और टेंडन्स की क्षति के कारण होती हैं। तो इनके लिए जो देखभाल की जाती है तुरंत वो की जाती है बर्फ़ की गठरी पैक का प्रयोग करके की जाती है। और यानी इसका 4 चरणों का अनुपालन किया जाता है। 4 चरण कौन से होते हैं? राइस के होते हैं, वो राइस RICE के होते हैं। तो आर का मतलब होता है रेस्ट, यानी गतिविधि को तुरंत रोक देना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। और चोट के बाद आइस का मतलब होता है चोट के बाद बर्फ़, जख्मी हिस्से पर बर्फ़ लगानी चाहिए। आइस का मतलब होता है आई से आइस बनाए। और सी से होता है कंप्रेशन, यानी दबाव। बर्फ़ लगाने के बाद उस हिस्से को दबाना चाहिए। और ई से बना है एलिवेशन, यानी उस चोट लगे स्थान को जो है ऊपर उठाना चाहिए, हृदय से ऊपर उसको उठा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह लिगामेंट्स की चोट है। तो लिगामेंट्स की चोट जो होती है वो होती है मोच होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लिगामेंट जो होता है घुटने की 2 हड्डियों को आपस में बांध कर रखता है। जब कोई खिलाड़ी खेल के दौरान जाने और अनजाने में घुटने को असामान्य रूप से या गलत तरीके से मोड़ता है तो घुटने में मोच आ जाती है, अर्थात लिगामेंट को चोट पहुंचती है। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मोच के चोट में कौन शामिल रहता है? क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो मोच के चोट में जो शामिल रहता है वो रहते हैं सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्नायु रहते हैं, यानी लिगामेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अस्थि के एक छोर से दूसरे को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक की तंतु में पट्टी होती है अस्थिबंध में, उसमें तनाव आता है या विदर्ण की स्थिति क्या कहलाती है? तो लिगामेंट में तनाव या विदर्ण की स्थिति जो कहलाती है वो मोच कहलाती है। इसको स्प्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशी यानी खिंचाव का मतलब है स्ट्रेन, उसका कारण होता है अत्यधिक प्रशिक्षण होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि पेशी खिंचाव साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी। कई बार पूरी मांसपेशी खराब हो जाती है, ऐसी दशा में उस हिस्से को हिलाना भी असंभव हो जाता है। जहाँ से मांसपेशी अधिक खराब हुई हो वहाँ पर असहनीय दर्द भी हो जाता है। तो अत्यधिक प्रशिक्षण, अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान ऐसी अनेक स्थितियाँ हो जाती हैं जिसके कारण पेशी में खिंचाव हो जाता है। तो अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण होता है, ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? तो व्यायाम के दौरान जो मांसपेशियों में सिकुड़न आती है उसको किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? एक तो कम वसा वाला कैल्शियम युक्त भोजन होना चाहिए और पोटेशियम युक्त भोजन होना चाहिए। तीसरा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जल होना चाहिए, यानी ये तीनों ही के द्वारा रोका जाता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचिलस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? तो एचिलस टेंडोनाइटिस जो होता है दोस्तों, ये एक कंदरा की सूजन होती है जो चोट या बीमारी के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है एवं अक्सर सूजन, दर्द या जलन का कारण बनता है। तो इसमें इसको यदि कम कर दिया जाए तो क्या मजबूत होता है? पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और होता क्या है कि एडी के पास जो है पैर के पीछे दर्द का ये कारण बनती है। एचिलस टेंडन शरीर में सबसे बड़ा कंदरा होता है। यह शरीर के 2 प्रमुख पिंडलियों की मांसपेशियों को एडी की हड्डी से जोड़ता है। तो यदि एचिलस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम कर दें तो पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्ट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? तो कॉन्ट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु जो होती है गर्म व ठंडा पानी होता है।
बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो कॉन्ट्रास्ट बाथ जो है हाइड्रोथेरेपी का एक सामान्य प्रकार है जिसमें गर्म व ठंडे पानी का बारी बारी से कई बार प्रयोग किया जाता है और यह सूजन कम करने में बहुत सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौज के तुरंत बाद उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो मौज के तुरंत बाद जो उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वो की जाती है क्रायोथेरेपी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्रायोथेरेपी जो है विधि क्या होता है कि इसमें बर्फ़ से संबंधित उपचार है ये। इसमें संभव हो जो तो जख्मी हिस्से पर बर्फ़ लगाएं, विशेषकर जब खून बहे एवं सूजन कम करनी हो। यह जलन कम करने के लिए भी आवश्यक है। इससे क्या होता है कि पुनर्वास समय कम होगा तथा खिलाड़ी जो है स्पोर्ट्स कार्य पर जल्दी लौट सकेगा। कई घंटों तक हर घंटे के बाद बर्फ़ 20-30 मिनट तक लगाना चाहिए और यह आइस बैग द्वारा या केमिकल बैग पैक हैं, जमी हुई सब्जियां हैं, सोडा कैन है या स्नो के रूप में भी हो सकती है जिसका हम यूज करते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है ये कई बार। तो वो है क्रायोथेरेपी, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या है? तो वो है बर्फ़ से उपचार होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो जल चिकित्सा का जो हिस्सा नहीं है वो इनमें से नहीं है। वैक्स बाथ नहीं होती है, क्रायो चिकित्सा, वर्लपूल बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, बाथ है ये थे है यहाँ पर बाथ, ये तीनों जो है जल चिकित्सा का हिस्सा हैं। वैक्स बाथ जो क्या होता है, ये मोम की सहायता से दर्द दूर करने की एक अन्य विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो सहायता करती है वो करती है, एक तो आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता करती है, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में सहायता करती है, इन दोनों को करती है। यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। और इसका एक कार्य और है, विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान भी करती है ये। तो तीसरा कार्य ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो खेलकूद होता है। खेलकूद में व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है क्योंकि इससे शारीरिक व्यायाम में भाग लेने वाले अंग अधिक क्रियाशील व मजबूत होते हैं। दूसरा, संतुलित भोजन और परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध भी, ये भी हैं। यानी ये तीनों ही हैं। इसका मतलब ये ए पार्ट और हमने जोड़ दिया है बी, सी और डी, ये तीनों पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है इनमें से सी पार्ट करेक्ट सही है। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ति अवस्था है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। तो बालक बालिकाओं में जो भिन्नता का आधार है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर, लिंग भेद होता है। नेक्स्ट, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। तो व्यायाम का जो श्वसन संस्थान पर जो प्रभाव होता है वो होता है, एक तो इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है, श्वसन क्रिया की दर में वृद्धि होती है, सहन शक्ति में वृद्धि होती है, तीनों ही हैं। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बता दें आपको, इसके सारे पॉइंट बता देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति होता है एक तो, टाइडल वायु की क्षमता में वृद्धि होती है और श्वसन क्रिया की दर में कमी होती है और डायाफ्राम एवं मांसपेशियों में मजबूती आती है। दूसरे, श्वास में देरी होती है, यानी श्वास देरी से लिया जाता है और सहन शक्ति में भी वृद्धि होती है आदि। ये बहुत सारे गुण होते हैं, प्रभाव होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक व्यायाम है। तो शैक्षिक व्यायाम में योगासन, मार्चिंग पास्ट, मुक्त हस्त व्यायाम, ये तीनों ही आते हैं। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति जो कहलाती है वो कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। और इस क्रिया का जो संपादन है लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स द्वारा, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ शरीर का तापमान क्या है? तो ये तो सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी देख लें। तो ये होता है 98.6 अंश फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। तो एक चीज़ और है, शरीर में तापमान का जो नियंत्रण होता है, मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है, उसके द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है
वो होती है, उसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। उसे बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ऐसी धमनी होती है जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, तो वो कहलाती है एरोटा कहलाती है, महाधमनी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है वो होती है 7,000 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। श्वेत रुधिराणु या श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, जिनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ये संख्या में बहुत कम होती हैं, रंगीन होती हैं और केंद्रीय होती है, केंद्रीय युक्त होती हैं। ये कुछ रुधिराणुओं के जितने कुल रुधिराणुओं के यानी जितने भी रुधिराणु होते हैं उनके 0.1% ही ये होती हैं। कितनी होती हैं? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है कुल रक्त की 0.1% होती है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि एक इनकी संख्या के अत्यधिक कम हो जाने के कारण यदि इनकी संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, तथा यदि ज़्यादा हो जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, साइटोसिस कहा जाता है उसको। तो इस तरह से बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डियक आउटपुट का मान कितना होता है? तो कार्डियक आउटपुट का मान जो होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 5.04 लीटर प्रति मिनट होता है ये। और इसमें क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं, हृदय द्वारा प्रति पंप किया गया रुधिर होता है ये, इसको हृदय निर्गत भी कहा जाता है, यानी हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किया गया रुधिर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य हृदय गति दर की गणना हेतु सूत्र, यानी हृदय गति जो दर होती है उसकी गणना हम उम्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर उम्र की वैल्यू रख दें तो यहाँ से मान निकल जाता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।